देखो गैसों का अनुगति सिद्धांत, मतलब चैप्टर नया है तुम्हारा ये, गैसों का अनुगति सिद्धांत। इसमें क्या है, आदर्श गैस। वास्तव में आदर्श नाम क्या है तुम्हारा, केवल कल्पना मात्र है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं आदर्श गैस क्या है। तो आदर्श गैस क्या है, जो गैसें, मतलब वे गैसें जो ताप और दाब की प्रत्येक अवस्था में, सुनना, आदर्श गैस क्या है, आदर्श गैस वो है जो ताप व दाब की प्रत्येक अवस्था में बायल व चार्ल्स, एक तो बायल होता है, साइंटिस्ट के नाम है बायल व चार्ल्स के नियमों का पालन करती हो, आदर्श गैस कहलाती है। फिर से, आदर्श गैस क्या होती है, वह गैस जो ताप व दाब की प्रत्येक अवस्था में बायल व चार्ल्स के नियम का पालन करती हो, क्या कहलाती है, आदर्श गैस कहलाती है। ठीक है, अब इन बायल और चार्ल्स के नियम क्या है ये भी समझाएंगे इधर, बायल और चार्ल्स के नियम क्या है। फिर अगर हम बात करें तो वास्तव में कोई आदर्श गैस होती नहीं है, ये कल्पना मात्र है, ठीक है, क्योंकि हर एक गैस, प्रत्येक गैस हर एक टेम्परेचर यानी कि प्रत्येक ताप व ताप की अवस्था पर एक जैसा व्यवहार नहीं करती, ठीक है, बायल के नियम का पालन नहीं करती। ये भी जो पालन करती है वो क्या करती है, निम्न दाब और उच्च ताप पर निर्भर करती है, निम्न दाब और उच्च ताप पर क्या करती है, निर्भर करती है। इन शॉर्ट अगर एक बात मतलब एक वर्ड में आपको बताना चाहूं तो आदर्श गैस वास्तव में नहीं होती, बस हम मान लेते हैं, ठीक है, कि लगभग हाँ 100 में से 99% ये ठीक है बच्चा, तो ये भाई 100% है, आदर्श है, ठीक है। तो आदर्श गैस क्या होती है, जो बायल व चार्ल्स के नियम का पालन करती हूँ, वो क्या कहलाती है, हमारी आदर्श गैस। आदर्श गैस समीकरण इंपोर्टेंट है। आदर्श गैस जो समीकरण होती है वो क्या होती है, PV = nRT, वेयर जो P है, P तो है हमारा दाब, V है हमारा आयतन, N है मोलों की संख्या, और T है परम ताप, और R है गैसनीयता, आगे बात समझ में। अब P दाब को आप पहचान चुके हो, आयतन को पहचानते हो, और मोलों की संख्या आपको पता ही है कि मोलों की संख्या क्या आती है। जैसे द्रव्यमान को, मतलब सॉरी, जो कोई वस्तु होती है उसके भार को द्रव्यमान में नापते हैं, ऐसे गैस को किस में तोलते हैं, मोलों में, ठीक है। R होता है गैसनीयता, और ये जो T है वो होता है परम ताप। परम ताप क्या होता है उसको सुनो, परम ताप वो होता है जो केल्विन में लिया जाता हो, और यहाँ है परम शून्य ताप, अर्थात जो परम ताप है वो शून्य हो चुका, तो वो कितना होता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन को, -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात और लिख लेना, परम शून्य ताप अर्जित करना असंभव है, परम शून्य ताप अर्जित करना असंभव है, कर नहीं सकते, अभी तक साइंटिस्ट नहीं कर सके, -273 अर्जित यानी कि प्राप्त करना, ठीक है। तो परम शून्य ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। और परम ताप किस में ले जाता है, केल्विन में। दोनों ऑप्शन आ सकता है, परम शून्य ताप क्या होता है, वह तो -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन, ठीक है। आगे समझते हैं। अब परम शून्य ताप, आपने एक चीज पढ़ रखी है, अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, जो ठोस है, चाहे द्रव है, चाहे गैस है, मैंने इससे पहले भी आपको बता रखा है, प्रत्येक इस यूनिवर्स में हर एक वस्तु का टेम्परेचर बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, अपना फैलाव करती है, आयतन बढ़ाती है, इतनी बात समझ में आ रही है। लेकिन वो कह रहा परम शून्यता, यानी कि उसका टेम्परेचर कम से कम कर दिया, मतलब बिल्कुल 0 कर दिया, 0 में भी 0 केल्विन कर दिया, -273 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो परम शून्य ताप क्या होता है, बिल्कुल खत्म ताप, यानी कि 0। और गैस का तुमने परम शून्य ताप कर दिया, अर्थात उसका आयतन भी क्या हो जाएगा, 0। समझो, अगर यार मैं एक बात बता रहा, टेम्परेचर बढ़ाने पर आयतन भी क्या होता है,
बढ़ता है, तो टेम्परेचर घटाने पर आयतन भी घटेगा। तो परम शून्य ताप कर दिया, टेम्परेचर को खत्म कर दिया आपने, तो आयतन भी क्या हो जाएगा गैस का, खत्म, आयतन भी क्या हो जाएगा, शून्य। तो परम शून्य ताप पर जो आयतन होता है वो भी क्या हो जाता है, जीरो। तथा जब उसका आयतन ही जीरो हो गया, वो है ही नहीं है, वो आयतन क्या हो गया, खत्म हो गया, तो उसमें वेग होगा कोई, वेग भी नहीं होनेगा। तो आयतन जीरो तो हमारा क्या हो जाता है, वेग भी जीरो हो जाता है। और जब वेग जीरो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ई के प्रेजेंट कर दो या के प्रेजेंट कर दो, हाफ एम वी स्क्वायर से, v का मान जीरो हो गया तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है, जीरो। ठीक है, फिर से समझेंगे। परम शून्य ताप आपको पता लग गया, परम शून्य ताप पर आयतन क्या होता है, जीरो, और वेग भी क्या होता है, जीरो। अब जब वेग जीरो हो गए तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है, जीरो, यानी कि शून्य। ठीक है, अब हम चलते हैं बायल, चार्ल्स और गेलुसाक के नियम पे। गेलुसाक बोल दो या दाब का नियम बोल दो। ठीक है, तरीका एक है हमारे पास, बस एक चीज याद रखना, एक इक्वेशन याद रखना, पी वी अपॉन में टी इक्वल टू कांस्टेंट। इससे मैं हर एक तीनों फॉर्मूले बना दूंगा। पी वी अपॉन में टी इक्वल टू कांस्टेंट। तो तीन नियम बनाने हैं आपको, एक तो बायल का, दूसरा चार्ल्स का, और तीसरा गेलुसाक या दाब बोल देते हैं उसे, गेलुसाक या दाब का नियम। पीवी अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट, इतना याद रखो, बस इतना तो याद रख लोगे तुम। अब ध्यान दो, अलग अलग पार्ट में कर लो इसे। अगर आप ले रहे हो कि पीवी अपॉन में टी, तो बन जाएगा बायल का नियम। मैं इधर रफ कर देता हूं इसको। अगर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट ले रहे हो तो क्या बन जाएगा, बायल का नियम। कैसे, कि आपने लिया पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, इट मींस P1 V1 इक्वल टू P2 V2। या आप ये भी बोल सकते हो कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है। इसी फॉर्मूले से आप ये भी लिख सकते हो कि जो P है वो है आपका प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन V के। आ रही है बात समझ में, कि जो P है वो क्या है, प्रोपोर्शनल 1 अपॉन V के। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। परिभाषा में सबकी एक साथ देता हूं आपको। इस पर आ जाओ चार्ल्स के पे। चार्ल्स के पे क्या करना, चार्ल्स के पे उठा लीजिए आप ये वाला V अपॉन टी, ये भाई साहब ले लो चार्ल्स के पे, V अपॉन टी, फोकस करना बस। तो मैं क्या कर रहा हूं कि V अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट, या हम ये लिख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। ठीक है, या दो वस्तुओं के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, यहीं पे बना सकता हूं। चलो ये लिख लो कि V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन में T2। ठीक है, दो के लिए। इतनी बात समझ में आ रही है भाई, सही है। अब बचा हमारे पास क्या, गेलुसाक। गेलुसाक हमने लिए, तो गेलुसाक में क्या ले लो, ए यू वाला ले लो। ठीक है, समझ में आ रही है। एक बार ऊपर वाला लिया, एक बार ये ले लिया, एक बार ये ले, तो ये बन जाए गेलुसाक का। गेलुसाक क्या कह रहा, P अपॉन टी, P अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट। इट मींस T को इधर ले जाए तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के बन जाएगा, या P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन में T। देखिए समझ में आ रही है बात। कांस्टेंट का मतलब यही तो होता है, सही है। ट्रिक बढ़िया लगी, इससे बना दिया आपने, सिंपल। अब ध्यान दो, ये गतिज ऊर्जा इधर लिख देता हूं। गतिज ऊर्जा भाई साहब बीच में आ रही है, जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा वो भी क्या होगी थी हमारी, जीरो होगी थी। बता दिया कैसे जीरो हुई। अब देखो यहाँ इसकी परिभाषा देनी है आपको, है ना। तो कोई आदर्श गैस ले रखी है आपने, या किसी भी गैस के लिए आप क्या बोलोगे, किसी भी गैस के लिए, किसी भी गैस का, इसमें क्या नहीं है, आयतन नहीं है। ध्यान देना, इसमें सॉरी आयतन तो है, टेम्परेचर नहीं है। इसमें क्या नहीं है भाई, V इंटू टी है, P नहीं है। और इसमें P और T है, इसमें V नहीं है। जो नहीं है वो ब्लैक कर दो, बस उसे लिखना नहीं है, उसे निश्चित कर देना। क्या कर देना, निश्चित। तो ध्यान दो, किसी गैस के निश्चित तापमान पर, या परमताप बोल सकते हैं, किसी गैस के निश्चित तापमान पर उस गैस का दाब आयतन के
क्या हो रहा है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बनाना खुद परिभाषा आपको फिर से सुन लो। निश्चित तापमान पर किसी गैस का दाब उस गैस के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे बॉयल का नियम कहते हैं। और बॉयल का नियम P इक्वल टू कॉन्स्टेंट या P1 बराबर P2 V2। क्लियर, खत्म, सही है। आ जाओ चार्ल्स पे। चार्ल्स साइंटिस्ट थे। चार्ल्स ने क्या कहा कि V अपॉन T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V समानुपाती T के। यहाँ क्या नहीं है, दाब, तो निश्चित दाब का या स्थिर दाब बोल सकते हो आप, है ना। तो स्थिर दाब या निश्चित दाब पर किसी गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, क्योंकि आयतन किसके समानुपाती है, T के। फिर से, किसी गैस का निश्चित दाब उस गैस के आयतन के उस गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है। दूसरे या के लिए आप दो के लिए ये लगा सकते हो। आ जाइए गैर-उसाक के नियम पर। गैर-उसाक में क्या नहीं है, V नहीं है। जो नहीं है उसे निश्चित कर देना, बस निश्चित या स्थिर, ठीक है, निश्चित कर दे। तो निश्चित आयतन पर, V क्या होता है, आयतन। तो निश्चित आयतन पर किसी गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। इसकी सिंपल परिभाषा है कि किसी गैस का आयतन उस गैस के परम ताप के, उसका दाब परम ताप के समानुपाती होता है। और दो वस्तुओं के लिए लग जाएगा ये। आती है बातें समझ में, सही है। यहां तक इसको नोट कर लो, ग्राफ बना लो इसका। देखो, अब आदर्श गैस के दाब का जो सूत्र है वो क्या होता है हमारे पास, P बराबर 1/3 mn अपोन में V। और जो ये V है वो आयतन वाला V है, और जो ये V है वो है हमारा वेग। जो ये वेग है वो क्या है, हमारा वेग है। स्मॉल v तो वेग है, और V है हमारा कैपिटल V। इसको mn को हम क्या लिखते हैं, कैपिटल M से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो हमारा mn होता है वो हमारा mn जो होता है वो क्या होता है, हमारा कैपिटल M होता है। फिर से ध्यान दो, जो P है, P बराबर 1/3 mn अपोन में V इंटू V बार स्क्वायर जो है तुम्हारा, ये वेग है, ये हमारा आयतन है। mn को क्या लिख दिया हमने, m अपोन में V इंटू V बार स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे बन जाता है रूट मीन स्क्वायर, यानी कि VRMS बन जाएगा, वर्ग माध्य मूल। तो P बराबर 1/3 m अपोन में V इंटू V बार स्क्वायर हो गया। अब द्रव्यमान बटे आयतन, ये रो कैसे बना इसको समझो भाई। हमारे पास घनत्व का फॉर्मूला होता है, जो घनत्व होता है रो, वो होता है हमारा द्रव्यमान बटे में आयतन। तो वहां से आया बेटे, द्रव्यमान हो गया हमारा m और आयतन हो गया हमारा v, इसलिए हमारा ये रो बन गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी अब तो, ठीक है। तो P बराबर 1/3 रो V बार स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2/3 इंटू E कैसे बना, इसको भी समझो। जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है K या E के प्रेजेंट कर सकते हैं, E के वो होता है हाफ mv² होता है, नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ा फोकस करना, जो गैस के लिए होता है द्रव्यमान बन जाता है, जो गैस नपती है वो घनत्व में नपती है। गैसों का घनत्व होता है, द्रव्यमान नहीं होता, द्रव्यमान नहीं लेते हम। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, हाफ रो V बार स्क्वायर। अब ये कैसे बना सर जी, इस पर थोड़ा सस्पेंस बताइए। देखो, इसी लाइन को हमने क्या कर दिया, P इक्वल टू 1/3 रो V बार स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ से। तो हमने क्या, हमें हाफ की जरूरत है, तो हमने क्या करा, 2 की तो गुना कर दी और 2 से कर दिया भाग। 2 की गुना कर दी और 2 से कर दिया भाग। तो जो हमारे पास ये हाफ mv² है, यो क्या बन गया हमारा E, इसलिए 2/3 इंटू E आ गया। ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया, डेरिवेशन। अगर हम बात करें पुनः समीकरण 1 से, वैसे ही 1/3 m अपोन में V इंटू V बार स्क्वायर। तो यहाँ पे m V बार स्क्वायर को यही छोड़ दिया, 3v इधर जाएगा तो बन जाएगा हमारे पास, ध्यान देना बेटे, 3v इधर जाएगा तो बनेगा 3pv अपोन में m, 3pv अपोन में m। और आपको पता ही है कि pv इक्वल टू होता है nRT, और मोलों की संख्या अगर हम 1 मान लें तो कितना बन जाएगा, pv इक्वल टू RT। तो pv की जगह क्या रख दूंगा मैं यहाँ पे, RT। आ रहा क्या समझ में, फोकस यही करो। फिर से भाई P इक्वल टू 1/3 m अपोन में V इंटू V बार स्क्वायर, यहां से ले लिया हम,
जो कि तू v को v बार स्क्वायर को यही छोड़ा, इसको हम इधर लेके तो पी वी और 3 हो जाएगा 3pv अपॉन में m और v बार स्क्वायर एज इट इज। सही है, ये बन गया 3pv अपॉन में m। अभी आदर्श गैस समीकरण पढ़ी थी pv इक्वल टू RT, तो pv की जगह क्या रख देंगे हम RT, तो यहाँ क्या बन गया आपके पास RT अपॉन में m। और अगर हम स्क्वायर हटा के रूट इधर लगाएंगे तो v बन जाता है VRMS रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर इन्हें बोलते हैं वर्ग माध्य मूल चाल या वेग, वर्ग माध्य मूल चाल या वेग, और ये बन जाएगा अंडर रूट 3RT अपॉन में m। अब जायज सी बात है, जो R है वो गैस नियतांक नियतांक होता है और 3 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए, तो हम ये अलग अलग लिख सकते हैं कि VRMS अंडर रूट T के बराबर है या VRMS जो है 1 अपॉन अंडर रूट M के बराबर है। तो यहां आप परिभाषा दे सकते हो किसी गैस का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल चाल उसके परम ताप के वर्गमूल के, क्योंकि वर्गमूल नहीं हो रहा है, वर्गमूल के समानुपाती, ये मैंने बराबर लिख दिया समानुपाती, समानुपाती होती है, क्योंकि हमने समानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्वोशिएंट लगेंगे। फिर से हम यहाँ ये बोल सकते हैं किसी गैस का वर्ग माध्य मूल चाल या वेग उस गैस के परम ताप के वर्गमूल के बराबर समानुपाती होती है। और इसकी अगर हम बात करें तो व्युत्क्रमानुपाती हो, क्या किसी गैस की वर्ग माध्य मूल वेग या चाल उस गैस के द्रव्यमान के वर्गमूल के, द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्योंकि ये अपोजिट चल रहा है। आई होप यहाँ पे परिभाषा आप लिख लोगे, ठीक है। पेपर में बहुत ज्यादा पूछने को आवे ये वाली चीजें, कैसे यहाँ दो वस्तुओं के लिए ऐसे बन जा रहा है, दो वस्तुओं के लिए जब न्यूमेरिकल आप कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो जैसे समानुपाती यानी कि VRMS 1 है अपोन V2 मान लीजिए आप इसे, फिलहाल RMS को V मान ले, V1 अपोन में V2 इक्वल टू रूट में क्या बन जाएगा T1 अपोन में T2, तो एक फॉर्मूला बनता है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, अगर यहां इसके द्रव्यमान के लिए बात करें तो V1 अपोन में V2 इक्वल टू बनेगा अंडर रूट, देखो V ऊपर है तो M नीचे है, यानी कि M1 ऊपर, सॉरी M2 ऊपर और M1 नीचे। तो ये दो फॉर्मूले भी आपको लर्न रखने हैं, ठीक है बेटे। कभी कभी न्यूमेरिकल में देते हैं कि वर्ग माध्य मूल मान इतना है तो परम ताप इतना है, दूसरा ताप इतना करने पे चाल बताओ, या चाल इतनी है तो ताप बताओ, तो ये फॉर्मूला लगाना, द्रव्यमान दे रखा तो ये लगाना, बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल, ठीक है। उधर चलते हैं, अणुओं की औसत गति ऊर्जा का सूत्र, अणुओं की औसत गति ऊर्जा का सूत्र निकालना तो वही फॉर्मूला है जिस कि P इक्वल टू 1/3 mv m अपॉन में v इंटू v बार स्क्वायर, आपको पता ही है। परंतु एक मोल गैस की गति ऊर्जा जो होती है वो होती है हमारी E बराबर हाफ mv स्क्वायर, यार वही गति ऊर्जा का फॉर्मूला mv स्क्वायर वाला, m एज इट इज v का मान अभी निकालना हमने 3RT अपॉन में m, तो v बार स्क्वायर का मान रख दिया 3RT अपॉन में m से m कैंसिल, क्या बना 1/2 यानी कि 3/2 RT। और अगर हम बात करें यार एक अणु की औसत गति ऊर्जा जो निकल जाती है वो 3/2 kT आती है, क्योंकि जो R का मान होता है R को हम किससे भाग लगा देते हैं अवोगाद्रो नंबर से, एक मोल निकालने के लिए अवोगाद्रो नंबर से भाग लगा देते हैं हम, तो वो कर देते हैं R अपॉन n, जबकि K जो है वो क्या है R अपॉन n, और इसे बोलते हैं वोल्ट्समैन नियतांक या वोल्टेज मैन नियतांक। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है और वो कितनी होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल अपॉन केल्विन। फिर से मेरी बात सुने, ये वाला जो फॉर्मूला है ये तो आ गई एक मोल गैस की गति ऊर्जा, और एक अणु की औसत गति ऊर्जा निकालनी हो तो इस समीकरण में अवोगाद्रो नंबर से भाग लगा देता है, यानी कि R अपॉन में n कर देंगे, n अवोगाद्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 उससे भाग लगा देंगे, तो वो नंबर होता है, यानी कि R अपॉन n बन जाता है तुम्हारा K इक्वल टू 3/2 RT अपॉन में हम डिवाइड कर देते हैं n से, और R अपॉन n जो बन जाता है वो K बन जाता है। ये हमारा बोल्ट्जमैन नियतांक, ये हमारा कांस्टेंट होता है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। और दाब के लिए अगर फॉर्मूला एक और निकाले तो वेग का पता है, आपको पता ही है, P बराबर अभी आपने प्रूफ करा कि रो V बार स्क्वायर है, तो 1/3 रो V बार स्क्वायर हो गया, V बार स्क्वायर को यहाँ छोड़े, इसको पटे में ले जाए तो 3P अपॉन में रो, 3P अपॉन में रो, स्क्वायर हटा दो, VRMS बराबर बन जाएगा अंडर रूट 3P अपॉन में रो। या आप यहाँ भी इसी की तरह फॉर्मूला बना सकते हैं कि जो VRMS है यानी कि V1 अपॉन, ऐसे लिख दीजिए आप, V समानुपाती अंडर रूट P के,
क्योंकि 3 भी कांस्टेंट है और रो भी फिलहाल हम कांस्टेंट मान सकते हैं, या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/रो के। जैसे द्रव्यमान है, देखो जैसे द्रव्यमान अपोजिट चल रहा है ऐसे रो भी अपोजिट चलेगा, ठीक है। और अगर दाब समानुपाती है 2 के लग जाएगा v1/v2 इक्वल टू √p1/p2, ये लग जाते हैं हमारे लिए इसके, ठीक है। बाकी आगे तुम्हारा क्रांतिक ताप है, क्रांतिक द्रव्यमान है, वो आपको पता ही है कि जो किसी भी गैसों का निश्चित टेम्परेचर होता है वो क्या कहलाता है, क्रांतिक ताप होता है। क्रांतिक आयतन ऐसे हो जाएगा, क्रांतिक द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। कर लो इसको नोट।